नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक की हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टेबिलिटी एनालिसिस में हमने पोलर प्लॉट की बात की। आगे हम देखते हैं पोलर प्लॉट की हमारी कुछ लिमिटेशंस थी। हम देखते हैं कि जो हमारा पोलर प्लॉट था, जो हमने देखा पोलर प्लॉट, ठीक है। जो पोलर प्लॉट था, पोलर प्लॉट की कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। पोलर प्लॉट में कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी कि पोलर प्लॉट हमारा ये नहीं बता पाता था कितने नंबर ऑफ पोल कॉजिंग अनस्टेबिलिटी, कितने नंबर ऑफ पोल लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ जे ओमेगा इन एस प्लेन, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं नाइक्विस्ट की स्टडी। नाइक्विस्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो नाइक्विस्ट देखने से पहले हमको क्या है, एक टॉपिक देखना होगा या एक कॉन्सेप्ट देखना होगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, नाइक्विस्ट को देखेंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हमने जो पहला मेथड देखा, उसके बाद अब हम दूसरा मेथड देखने वाले हैं, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो हम इसी में क्या देखेंगे, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं। तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को देखने से पहले हम लोगों को एक प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट प्रिंसिपल। अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल, अब बात करते हैं ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल है क्या, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है। सपोज दैट हम क्या मान के चलते हैं, हमारे पास क्या है, एक क्यू ऑफ एस, एक कोई फंक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक एस प्लेन है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एस प्लेन है, ठीक है। हमारे पास एक एस प्लेन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो क्यूएस है, इसके कुछ पोल होंगे, कुछ जीरोस होंगे। तो इस क्यूएस के हम क्या करते हैं, इस एस प्लेन में जो पोल और जीरोस हैं उनको प्लॉटिंग कर देते हैं। तो कुछ पोल जीरोस, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पोल जीरोस होंगे, कुछ लेफ्ट साइड भी होंगे। अभी हम इस पे नहीं जाते हैं कि हमारा पोल और जीरोस कॉम्प्लेक्स होगा किस तरीके से होगा। कुछ पोल और जीरोस हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अगर जो हम एक कंटूर मानते हैं, कंटूर होता क्या है एक्चुअल में, अगर जो सपोज दैट हमने क्या किया, एक कंटूर अज्यूम किया, ठीक है, दिस इज अ कंटूर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टूर। कॉन्टूर कुछ नहीं होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है। हमने क्या किया, एक एस प्लेन में ही एक कंटूर अज्यूम किया, ठीक है, जो क्या कर रहा था, कुछ पी और जेड नंबर ऑफ पोल और जीरोस को इनसर्कल कर रहा था। अब नया एक टर्म आ गया हमारा, इनसर्कलमेंट। तो ये इनसर्कलमेंट क्या होता है, जैसे ये पोल और जीरोस क्या हैं, ठीक है, दीज पोल और जीरोस क्या हैं, इनसर्कल्ड हैं, ठीक है। ये पोल और जीरोस इनसर्कल्ड हैं, और ये पोल और जीरोस जो भी हैं आउटसाइड ऑफ दिस क्लोज्ड कंटूर जो है हमारा, ये कंटूर क्लोज्ड कंटूर है या क्लोज्ड कर्व है। एक क्लोज्ड कंटूर मींस कुछ जो कंटूर हमने बनाया, एक क्लोज्ड कर्व बनाया, ये क्या है, नॉट इनसर्कल्ड है, ठीक है, ठीक है। अगर जो क्या था, कोई यहां पर जीरोस था, ये पासिंग थ्रू था,
ठीक है, इतनी चीज अभी तक इसमें हमने कोई स्पेशल चीज नहीं पढ़ी, सिर्फ एक चीज बात की, दैट इज कॉल्ड कांटूर। कांटूर के बारे में अभी हमने देखा, एक हमने रफली एक तरीके का एक कांटूर अज्यूम किया, जो कि क्या था, कुछ P और Z नंबर ऑफ पोल जो क्या कर रहा था, इसके अंदर क्या है, P और Z है, ये नंबर ऑफ पोल इनक्लोज्ड है बाई क्लोज कांटूर, नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ये क्या है, इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड कॉन्टूर। अच्छा, ये पोल और जीरोस हैं क्या, ये जो हमारा QS फंक्शंस था इसके पोल और जीरोस हैं। QS कोई भी फंक्शन हो सकता है, PS लिख सकते हैं, ZS लिख सकते हैं, RS लिख सकते हैं, कोई भी हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन लिया जो कि S का एक वेरिएबल था, S का फंक्शन था, QS इज द फंक्शन ऑफ S, मतलब ये FS का फंक्शन था, फंक्शन ऑफ S वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर जो हम एक QS प्लेन बना देते हैं, ठीक है, सपोज दैट हमने क्या किया, एक QS प्लेन बना दिया, ठीक है, ये हमारा क्या था, एक QS प्लेन था, ठीक है। तो अब क्या है, इस QS प्लेन में भी एक कंटूर बनेगा, अगर जो इसके अंदर जो हमारे पोल और जीरोस हैं उनकी मैपिंग करें, ये हमारा क्या था, QS प्लेन है, ठीक है। हमारे पास हमने क्या किया था, QS के जो पोल और जीरोस थे वो S प्लेन में बनाए थे, S प्लेन में क्या होगा, ये सिग्मा था, ये जे ओमेगा था, क्योंकि S बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, ठीक है, रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा कोई QS है, QS भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट दिस प्लेन इज QS प्लेन, ठीक है। QS सपोज दैट अगर जो अज्यूम करते हैं QS एक U प्लस IV होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज दिस इज U इन रियल, और ये क्या है, दैट इज इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये S प्लेन था और ये QS प्लेन था। अगर जो इनकी हम मैपिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर जो हमने प्राइमरी प्लेन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, S प्लेन भी बोल सकते हैं, और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको S प्लेन और प्राइमरी प्लेन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, QS प्लेन, और सेकेंडरी प्लेन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या था, ये प्राइमरी प्लेन है, ये सेकेंडरी प्लेन है। अब हम लोग क्या, आर्गुमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से अगर जो यहाँ पर हमने एक क्लोज कंटूर लिया जिसके अंदर P नंबर ऑफ पोल और Z नंबर ऑफ जीरोस थे, अगर जो ये क्लोज कंटूर इन S प्लेन में किसी भी पोल को इनक्लोज्ड नहीं, पोल को बाईपास नहीं करता है, या पोल को पास नहीं करता है, या पोल इसके जो क्लोज कंटूर हमने अज्यूम किया है उस पे नहीं आता है, तो क्या होगा कि हमारा जो QS प्लेन होगा, QS प्लेन में जो कंटूर क्लोज कंटूर बनेगा वो, ठीक है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, शेप मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो जो हमारा QS प्लेन में जो क्लोज कंटूर बनेगा वो ओरिजिन को कितने बार P माइनस Z नंबर ऑफ टाइम इनसर्कल करेगा, कितने बार इनसर्कलमेंट होगी, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, P माइनस Z नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट होंगे, और इनसर्कलमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम जाके एक बार हम फिर से बात करते हैं, हमारे पास कोई फंक्शंस था, उसके कुछ पोल थे, कुछ जीरोस थे, अगर जो हमने उनको S प्लेन में प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद एक हमने क्लोज कंटूर अज्यूम किया जो कि P नंबर ऑफ पोल और Z नंबर ऑफ जीरोस ऑफ QS को इनक्लोज कर रहा था, और ये क्लोज कंटूर किसी भी पोल से बाईपास नहीं हो रहा था। तो अगर जो हम QS प्लेन में इसकी मैपिंग करते हैं, दिस इज मैपिंग कर देते हैं, कैसे करते हैं वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। अभी सिंपली हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो क्लोज कंटूर जो इस प्लेन में बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज P माइनस Z नंबर ऑफ टाइम किसको इंसर्कल करेगा, सेंटर को कितनी बार इंसर्कल करेगा। जैसे इसने P और Z पोल P, मतलब सपोज दैट P की वैल्यू 2 थी, 2 पोल थे और 1 जीरोस थे, तो इसका इंसर्कलमेंट कितना होगा, 2 माइनस 1 इंसर्कल होगा, कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इंसर्कलमेंट करेगा, ठीक है। इतनी बात होगी हमारी।
तो इसको एक बार और समझते हैं, फिर इसको एक डेफिनेशंस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास क्यूएस कोई फंक्शंस है, उसके कुछ पोल होंगे, कुछ जीरोज होंगे, और उनको हमने क्या किया, एस प्लेन में प्लॉट किया, एस प्लेन में उनकी वैल्यूज को लिखा। लिखने के बाद अगर जो हम क्लोज कंटूर को अज्यूम करते हैं, जो कि क्लोज कंटूर क्या कर रहा है कि केवल और केवल पी और जेड को कर रहा है, आउटर साइड दिस क्लोज कंटूर कितने नंबर ऑफ पोल हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, वो डजेंट मैटर, ठीक है, वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है। ओनली जो पोल और जीरोज इंसर्कलमेंट हैं बाय द क्लोज कंटूर, ठीक है, वही केवल हमारे डिस्कशन का पार्ट है, और जितने नंबर ऑफ पोल और जीरोज हैं उनका जो डिफरेंस होगा उतने नंबर ऑफ क्यूएस प्लेन में इंसर्कलमेंट होगा क्लोज कंटूर का। कहने का मतलब अगर जो P और Z को इंसर्कल करता है तो P माइनस जेड नंबर ऑफ टाइम क्लोज कंटूर सेंटर को इंसर्कल करेगा। ये इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसको हम लोग वर्डिंग में लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो इंसर्कलमेंट होगा, जो क्यूएस प्लेन में इंसर्कलमेंट होगा, वो P माइनस जेड नंबर ऑफ टाइम हो सकता है। ये क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा। सपोज दैट Z माइनस P आता है, ठीक है, तो इंसर्कलमेंट क्या होंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। अगर जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो P माइनस जेड होगा। अगर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो n बराबर हमारा क्या होगा, n इज नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट हैं, दैट इज P माइनस जेड। तो P और Z क्या है, P इज द वैल्यू ऑफ पोल, ठीक है, पोल इनक्लोज्ड या इनसर्कल्ड बाय क्लोज कंटूर इन एस प्लेन, ठीक है। वैसे Z की वैल्यू क्या होगी, वो जीरोज होंगे, जीरोज ऑफ GHS या जीरोज ऑफ QS। हमने क्या फंक्शन लिया था, QS कोई फंक्शन था, ठीक है, QS कोई फंक्शन था, उसके इनक्लोज्ड इन, ठीक है। QS क्या था, हमारा कोई एक फंक्शन था। अब हम क्या करते हैं, इसको वर्डिंग में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं और देखते हैं हमारी जो ये डेफिनेशंस है वो कहती क्या है एक्चुअली, ठीक है। ये कहती है अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट प्रिंसिपल। आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या है, बात करते हैं आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या है। इफ अ क्लोज कंटूर इन एस प्लेन, हमारा ये एस प्लेन था, इसमें कोई जो हमने क्लोज कंटूर लिया है, डज नॉट पास थ्रू एनी पोल ऑफ द क्यूएस, जो हमारी क्यूएस कोई फंक्शंस था जिसके लिए हम क्लोज कंटूर बना रहे थे, वो डज नॉट पास थ्रू एनी पोल ऑफ द सिस्टम, किसी भी पोल से पास नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशंस है, दैट इज कंडीशंस। ये क्या है, एक तरीके की हमारी कंडीशंस लगा दी यहाँ पे कि किसी भी पोल से क्यूएस के पास नहीं होना चाहिए। एंड इन सर्कल्स, इसके अंदर P पोल है और Z जीरोज हैं, तो ये क्या करेगा, इसके जो करस्पॉन्डेंस जो क्लोज कंटूर बनेगा क्यूएस प्लेन में, ठीक है, क्यूएस प्लेन में क्लोज कंटूर बनेगा, वो क्या होगा, सेंटर को मतलब 0,0 को n नंबर ऑफ टाइम अगर जो इंसर्कल करता है तो वो वैल्यू P माइनस जेड होगी। अगर जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है तो n की वैल्यू जो होगी वो Z माइनस P नंबर ऑफ टाइम होगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ आर्गुमेंट प्रिंसिपल। अब इसी आर्गुमेंट प्रिंसिपल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें, नाइक्विस्ट की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में। अच्छा, इसमें जो इंसर्कलमेंट की बात हुई है, इंसर्कलमेंट का मीनिंग यही है कि जो नंबर ऑफ पोल इनसाइड जो उसके अंदर लाई करते हैं वो क्या होंगे, इनसर्कल्ड होंगे, जो आउटर होंगे वो नॉट इनसर्कल्ड होंगे, और पासिंग थ्रू जो होगा वो जस्ट ऑन द लाइन ऑफ और क्लोज्ड कंटूर, ठीक है, ये चीज होगी। अब क्या करते हैं हम, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बाय यूजिंग द आर्गुमेंट प्रिंसिपल हम लोग कैसे बात करेंगे। अच्छा, अभी हमने जो देखा आर्गुमेंट प्रिंसिपल, उसको एक बार हम फिर रिकॉल करते हैं। दैट इज, अगर जो एस प्लेन में कोई क्लोज कंटूर है जो P और Z नंबर ऑफ जीरोज को, P पोल और Z जीरोज को इनक्लोज करता है। अच्छा, ये P किसके हैं, ये QS के हैं, ठीक है। तो हमारा जो होगा, जो इसके करस्पॉन्डेंस जो QS प्लेन में हमारा क्लोज कंटूर बनेगा, वो ओरिजिन को कितनी बार इनसर्कल करेगा, इनसर्कल मीनिंग क्या है, इसको कितनी बार क्लोज्ड करेगा, अपने अंदर लेगा, इनसाइड लेगा, वो कितना होगा, n अगर जो वैल्यू है तो P माइनस जेड नंबर ऑफ टाइम इनसर्कल करेगा, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को हम यूज करने वाले हैं फॉर नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। देखते हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक, उससे पहले हम थोड़ी सी
चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, कोई क्यूएस होता है, मतलब जीएस एचएस है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस। ठीक है, जीएस एचएस होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस। ठीक है, ये तो हम फर्स्ट या सेकंड क्लास स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं। क्यूएस को क्या बोलते हैं हम, जीएसएचएस को क्या बोलते हैं, जीएसएचएस जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस। एक हमारे पास क्यूएस होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस जीएसएचएस होती है। ठीक है, ठीक, अगर जो हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई जीएसएचएस है, जीएसएचएस है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ओपन लूप जीरोज होंगे, ऊपर वाले जीरोज होते हैं, ठीक है, और नीचे क्या होगा, ओपन लूप पोल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये इक्वल टू हमारा जीरो होता है। अगर जो हम क्या करते हैं, क्यूएस, अगर जो ये वाला जीएसएचएस को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो क्यूएस है, क्यूएस की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस ओपन लूप जीरोस आ जाएंगे और ओपन लूप पोल आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको अगर जो एलसीएम लेते हैं, ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप जीरोस बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आती है, मतलब क्यूएस जो होगा वो डिपेंड करता है ओपन लूप पोल पर भी और ओपन लूप जीरो पर भी। मतलब अगर जो ओपन लूप, इस पे भी हमारा क्यूएस डिपेंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इस पे भी डिपेंड करेगी, इस पे भी डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी। अच्छा, जो क्यूएस के रूट हैं, दैट रूट्स ऑफ क्यूएस, वो क्या होंगे, जो क्यूएस के रूट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे किस वैल्यू पे, इट मीन्स कि वो ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरोस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, ठीक, जो हमारा ओपन लूप पोल होंगे और ओपन लूप जीरोस होंगे, रूट ऑफ क्यूएस डिपेंड्स ऑन ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप जीरोस। जो क्यूएस के रूट होते हैं वो कुछ नहीं होता है, वो क्लोज्ड लूप पोल्स होते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे क्लोज लूप पोल होते हैं, जो सी एस अपान आर ऑफ एस होता है वो जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी एस एच एस होता है। ठीक है, तो 1 प्लस जी एस एच एस ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है, तो इसके जो रूट होंगे, रूट वही हमारे जो होंगे वो क्लोज लूप पोल होंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक, रूट लोकस में भी हमने देखा था कि जो क्लोज लूप पोल हैं वो क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट होंगे, वो क्या होते हैं, ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरोस भी होंगे। ठीक है, ये दोनों अपना अपना रोल निभाते हैं क्लोज लूप पोल को डिफाइन करने में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इट मीन्स क्या है कि अगर जो हमारा क्लोज लूप जीरोस भी राइट साइड जाता है तो वो भी हमारी सिस्टम की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, क्लोज लूप पोल भी राइट साइड जाएगा, वो भी सिस्टम की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं, अगर जो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस है, ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एस प्लेन है। अब यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या था, इमेजिनरी एक्सिस था, दैट इज जे ओमेगा एक्सिस था, ये हमारा रियल एक्सिस था, दैट इज सिग्मा एक्सिस। ठीक है, इतनी चीज हमने देखी। और अगर जो हम मानते हैं कि जो हमारा जीएस है उसके कुछ पोल होंगे, कुछ पोल होंगे, ठीक है, सपोज दैट कुछ इस तरीके से पोल है हमारे पास। ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, पोल अज्यूम किए और कुछ जीरोज अज्यूम किए। ठीक है, कुछ जीरोज होंगे, कुछ लेफ्ट साइड होंगे, कुछ राइट साइड होंगे। ठीक है, हर जगह होंगे। अभी तो हमने सिंपली ये देखा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमने क्या किया, जो हमारा जीएस था उसको हमने क्या किया, एस प्लेन में प्लॉट कर दिया। ठीक, जो हमारा एस प्लेन था उसमें हमने उसकी प्लॉटिंग कर दी। प्लॉटिंग इन सेंस मतलब उनको हमने वैल्यूज जो थी पोल और जीरोस को फिलअप कर दिया। अब जैसे ही हमने पोल और जीरोस को फिल किया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड चीज है, अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि हमें क्या करना है, एक क्लोज कंटूर कंसीडर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लोज कंटूर अज्यूम करेंगे। तो क्लोज कंटूर जो हम लेते हैं, जब हम नाइक्विस्ट की बात करते हैं, हमने क्या किया, आर्गुमेंट प्रिंसिपल में एक रफली क्लोज कंटूर बना लिया था। लेकिन जब हम नाइक्विस्ट की स्टेबिलिटी या नाइक्विस्ट प्लॉट देखेंगे तो हम क्या करते हैं, जो क्लोज कंटूर अज्यूम करते हैं वो एक इन्फिनिटी रेडियस का सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, एक इन्फिनिटी रेडियस का होगा। ठीक है, और पूरा जो है कंप्लीटली हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन है उसको कवर करेगा। ठीक है, अगर जो इस पे कोई जीरोज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इस पे पोल आता है,
बाई चांस हमारा क्या है, इस पर कोई पोल आ जाता है, सपोज दैट यहाँ पर हमारा कोई पोल आ गया, तो क्या करेगा, ये हमारा क्लोज जो कंटूर था वो इसको बाईपास कर जाएगा, ठीक है। तो उसकी रेडियस जो होगी वो r बराबर 0 हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, ठीक, r बराबर 0 अज्यूम करेंगे। कुछ इस तरीके से होगा हमारा क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर का मीनिंग है कि इसके अंदर जो हमारे p और z है, p और z, p क्या है, अब हम p को एग्जैक्टली देखते हैं। p है क्या, p है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ GSHS lies on the right side of S plane, ठीक है। और कह सकते हैं नंबर ऑफ, और दूसरी तरीके से इसको कैसे बोल सकते हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो GSHS है, GSHS हमारा क्या होगा, जैसे सपोज दैट अज्यूम करते हैं कि GSHS हमारा होगा, ठीक है, GSHS मान लेते हैं S प्लस Z1 S प्लस Z2 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा S प्लस P1 S प्लस P2, कुछ इस तरीके से हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस होंगे। जो हमारे ट्रांसफर फंक्शंस में सपोज दैट ये माइनस साइन आ गया, तो ये जीरोज क्या होगा, ये राइट साइड होगा, ठीक है, बाकी जो होंगे वो लेफ्ट साइड होंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये क्लोज कंटूर है उसमें हमने अज्यूम किया कि जितने भी ओपन लूप जीरोज और पोल हैं जो राइट साइड हैं उनको सारों को कवर कर रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसके बाद अगर जो हम क्या करेंगे, एक GSHS प्लेन बनाएंगे, GSHS प्लेन बनाएंगे, तो इसमें जो क्लोज कंटूर हमारा होगा जो सेंटर को कवर कर रहा होगा वो कितने नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए, वो n। इसी तरीके से z की जो डेफिनेशन होगी हम z को भी डिफाइन कर लेंगे। z हमारा क्या होगा, जब हम z को डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज लाइज ऑन राइट साइड, ठीक है, ठीक, राइट साइड। जीरोज और पोल जो राइट साइड लाई करेंगे वही तो हमारे इंसर्कल्ड हैं या फिर पोल इंसर्कल्ड, ठीक है। और जीरोज इंसर्कल्ड जो इसमें है, तो हमारा जो क्लोज कंटूर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जो है, सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो n की जो वैल्यू होगी वो p माइनस जेड होगी, ठीक है। n क्या होगा, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट ऑफ सेंटर बोल सकते हैं, 0,0 को बोल सकते हैं, कितनी बार सर्कल को इंसर्कल करेगा वो होगा 0,0 होगा, ठीक है। 0,0 को कितनी बार इंसर्कलमेंट करेगा हमारा क्लोज कंटूर, वो करेगा p माइनस जेड नंबर ऑफ टाइम, ये बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अगर जो फाइंड आउट करते हैं, तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, n की वैल्यू p माइनस जेड के बराबर होनी चाहिए। अगर जो ये है तो इट मीन्स सिस्टम हमारा स्टेबल है। मतलब अगर जो GS की बात करते हैं, GSHS की बात करते हैं, GSHS की बात करते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पोल और जीरोज इनसर्कलमेंट हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेन से, S प्लेन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेन से या प्राइमरी प्लेन से या S प्लेन से, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ से, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जो सेकेंडरी हमने बनाया था, सेकेंडरी प्लेन, वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या GSHS प्लेन जो होगा वहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर जो p बराबर z है तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। मतलब नंबर ऑफ पोल यहाँ से देखेंगे, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि अगर जो n बराबर p है, ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, इसको हम रफ करते हैं। एक बार आप लोग फिर से समझिए कि अगर जो हमारा GSHS है उसके कुछ पोल होंगे, कुछ जीरोज होंगे, पोल और जीरोज को S प्लेन में प्लॉट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ j ओमेगा जो एक्सिस है पूरा एक क्लोज कंटूर हम अज्यूम करेंगे जिसकी रेडियस इन्फिनिटी है। इट मीन्स क्या है कि जितने हमारे राइट साइड पोल और जीरोज हैं सबको वो इंक्लोज कर लेगा। इंक्लोज करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से हम p और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका हम इसके लिए ये होगा C1, ये होगा C2, ये होगा C3,
ये होगा C4। इनकी वैल्यूज़ के लिए S की वैल्यू निकाल कर इसको हम मैपिंग करेंगे। वो लोग हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कैसे हम लोग मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद एक हम क्या करेंगे, QS प्लेन पर हम QS जो GS प्लेन था, GS HS प्लेन होगा, वहाँ पर क्या करेंगे, हम एक क्लोज कंटूर फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि कितना सेंटर को इंसर्कलमेंट है। वो हमें वैल्यू यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, n बराबर p माइनस जेड करना होगा। अगर जो ऐसा हो जाता है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो अब एक चीज़ और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, सपोज दैट जैसे कि है क्या, अभी हमने क्या किया, GSHS का देखा। GSHS को हमने क्या किया, हमने फर्स्ट प्लेन में उसके पोल जीरोस प्लॉट करके हमने क्या किया, एक क्लोज कंटूर अज्यूम किया। ठीक है, जो r बराबर इन्फिनिटी रेडियस का था। अगर जो ठीक है, ये C1 C2 C3 ब्रांचेस हमारी क्लोज कंटूर की हो गई, तो इसके रिस्पेक्टिवली हमने क्या किया, एक कंटूर बनाया और देखा कि जो सेंटर था, सेंटर बोले तो 0,0 का इंसर्कलमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम की। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। क्लोज लूप को अब क्या होगा, तो हमारे पास एक QS होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है, दैट इज 1 + GSHS होती है। ठीक है, 1 + GSHS होती है। तो अगर जो इसको हम 0 करते हैं तो GSHS जो होता है बराबर -1 होता है। ठीक है, GSHS हमारा -1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जब हम GSHS में जो जीरोस होंगे वो इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर जो हमें क्लोज लूप के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो हमें इंसर्कलमेंट 0,0 ना देखकर हमें इंसर्कलमेंट -1,0 देखना होगा। वैसे तो हम क्या करेंगे, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो उसको एस प्लेन में प्लॉट करके क्लोज कंटूर अज्यूम करके हम क्या करेंगे, एक GSHS प्लेन को हम प्लॉट करेंगे। इट मीन्स क्या है, इसमें क्लोज कंटूर जो सेंटर वाला हम बनाएंगे। सेंटर वाला बनाने के बाद अगर जो हम क्या करेंगे, हम ये रेफरेंस पॉइंट लेके देखेंगे कि क्या -1,0 को कितनी बार इंसर्कलमेंट कर रहा है। हम मेजरली यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 0,0 को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम जो स्टडी करने वाले हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम की करने वाले हैं, ओपन लूप की नहीं करने वाले हैं। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास होगा। ठीक है, हम बेसिकली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमें जो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑलवेज स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो -1,0 हो जाएगा। ठीक है, इन केस हम क्या करेंगे, इन रिस्पेक्ट टू 0,0 हम क्या करेंगे की जगह पे हम 0,0 की जगह पे -1,0 को देखेंगे कि वो इन सर्कल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी सी बात है। अगर जो क्या है कि सपोज दैट इसमें ओपन लूप पोल, ठीक है, ठीक, जैसे कि हमारा GSHS जो इसके ओपन लूप जीरोज होंगे, कुछ इसके जीरोज होंगे, कुछ इसके पोल होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, ओपन लूप जीरोज और पोल होंगे। ओपन लूप जीरोज होंगे और ओपन लूप पोल होंगे। ये दोनों चीजें ओपन लूप जीरोज और ओपन लूप पोल है। लेकिन अगर जो इसको -1,0 के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो हमारा वो क्लोज लूप सिस्टम की स्टडी हो जाएगी। ठीक है, अगर जो हमारा यहाँ से कोई वैल्यू p आती है, ठीक, और यहाँ से n आती है, यहाँ से हम p निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोल हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस के राइट साइड हैं, और यहाँ से n निकालते हैं इंसर्कलमेंट कितना है। तो यदि n बराबर p हो जाता है, इफ n बराबर p, तो C बराबर 0, Z बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम किस टाइप का सिस्टम होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, और अगर जो इफ, ठीक है, n डज नॉट इक्वल टू p, तो क्या होगा हमारा Z डज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। हमें ये चीज़ें कंडीशनली, p हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, n कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। इन दोनों चीज़ों को हम लोग ठीक ध्यान से देखेंगे और हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। n और p क्या है, उसके हिसाब से हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर जो हमारा क्या है, इसमें एक चीज़ और देखते हैं, इसको रफ करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा क्या है कि p की वैल्यू हमने क्या किया, प्राइमरी प्लेन से कैलकुलेट कर ली और n की वैल्यू हमने सेकेंडरी प्लेन से कैलकुलेट कर ली, तो p डज नॉट इक्वल टू n है। ठीक है, p डज नॉट इक्वल टू n है, इट मीन्स क्या है, z डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब z हमारे जो है वो राइट साइड चले गए।
जेड राइट साइड चले गए हैं तो सिस्टम हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ठीक, सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, n बराबर p माइनस जेड। ठीक है, तो अगर जो ये इसकी यहाँ से वैल्यू z बराबर क्या होगा, p माइनस एन आ जाएगा। ठीक है, अगर जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक, तो z बराबर p, तो ये z जो होंगे, क्योंकि जीरोज और पोल जो है अल्टीमेटली हमारे क्लोज लूप पोल ही हैं, तो ये नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप पोल कॉजिंग अनस्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पोल कॉजिंग क्लोज पोल कॉजिंग अनस्टेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कहने का मीनिंग है p माइनस जेड यहाँ से n, इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, नहीं होती है तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। हम धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे। अब इस जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं उनकी डेफिनेशंस लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जो अभी हमने चीज़ों को देखा उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी वर्डिंग में हम लिख के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, मतलब किसी भी नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कोई सिस्टम तभी स्टेबल होगा इफ द नाइक्विस्ट प्लॉट इन जीएस प्लेन, मतलब जो हमने सेकंड प्लेन में बनाया था उसमें जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो क्या होना चाहिए, विच ऑब्टेन्ड करस्पॉन्डिंग टू नाइक्विस्ट कॉन्टूर इन एस प्लेन, मतलब जो इसमें हमारा क्लोज कंटूर बना, नाइक्विस्ट प्लॉट बना, वो क्या है, करस्पॉन्डेंस टू नाइक्विस्ट या क्लोज कंटूर इन एस प्लेन में बना होना चाहिए, जो किसी भी पोल से पास ना हो। ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये किसी भी पोल से पास नहीं होना चाहिए। अगर जो पोल से पास है तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, मस्ट इंसर्कल द पॉइंट -1,0, इसको -1,0 को इंसर्कल करना होगा। कितने नंबर ऑफ टाइम इंसर्कल करना होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंसर्कल करना होगा, एज मेनी नंबर ऑफ टाइम एज नंबर ऑफ ओपन लूप पोल इन राइट साइड। अगर जो इसमें p कितने बार क्लोज कंटूर जो हम बनाएंगे, क्लोज कंटूर हम कैसे बनाएंगे, अगर जो नाइक्विस्ट की स्टडी करते हैं कुछ इस तरीके से, तो कितने नंबर ऑफ p जो है इसमें राइट साइड है उतनी बार हमारा इसमें इंसर्कलमेंट होना चाहिए। जितनी बार इंसर्कलमेंट होगा, जैसे एक बार इसको इंसर्कल कर दिया, दूसरी बार ये इंसर्कलमेंट हो गया। ठीक, अगर जो p की वैल्यू 2 है तो इसको 2 बार इंसर्कलमेंट करना होगा। किसको, 0,0 को नहीं करना होगा। 0,0 को करके देखते हैं तो GSHS की स्टेबिलिटी आएगी। हमें 1 + GSHS है तो -1,0 की हमें पॉइंट आउट देखना होगा। ठीक है, अगर जो नाइक्विस्ट इंसर्कल -1,0 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी नेगेटिव। n जो होगा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी ये डेफिनेशंस थी जो हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कि किस तरीके से हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट बनता है। ठीक है, और क्लोज कंटूर हम कैसे अज्यूम करते हैं और कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन था, हम लोग इसी में कंटिन्यूस देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन था कि 1/s+2। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, हम यहाँ पर GSHS लिखते जाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका क्लोज कंटूर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास 1 + GSHS था, क्या वैल्यू थी इसकी, 1/s+2 था। हमारे पास s+2 था, तो जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा और जो हमारा क्लोज कंटूर हम अज्यूम करेंगे कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्लोज कंटूर हो जाएगा। ठीक है, क्लोज कंटूर हमने क्या किया, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्लोज कंटूर है जिसकी वैल्यू क्या है, ये C1 ब्रांच है, ये C2 ब्रांच है, ये C3 ब्रांच है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर जो हमारा कोई पोल हो जाता है S-3, अभी हमारी P की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इन केस ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट के केस में था, ये फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में हमारा क्या था, सेकंड में इसको अगले वाले में ऐड करते हैं। GSHS बराबर क्या था, 1/s+2 × s-3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक पोल तो -2 पे था, एक क्या होगा, 3 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या है, अगर जो हम GSHS को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक उसमें जीरोस ऐड कर देते हैं। ठीक है, टाइप ऐड कर देते हैं, s+2 × s-3 कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जाके एक हमारा पोल ऐड हो जाएगा, तब जाके हमारा जो ये क्लोज कंटूर है ये कुछ बाईपास करेगा इसको। ठीक है, तो जैसे इसको अगर जो हम जूम करके देखते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा
यहीं पे कर लेते हैं उसको, ठीक है। इसकी जो रेडियस होगी हमारी, इसकी रेडियस होगी r टेंस टू 0 और इसकी जो रेडियस होगी वो r टेंस टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। इन्फिनिटी रेडियस का हम वो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये सर्कल जो होगा इसकी रेडियस होगी ये -90 टू 90 इसका एंगल जाएगा, इसका भी एंगल जो होगा वो -90 टू 90 इसका एंगल होगा, ठीक। ये चीज हो गई। अब क्या है, एक और हम GSHS लेते हैं जिसका ठीक है। तो अब हमारे कुछ पोल यहाँ पर भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी एक पोल होगा, यहाँ पर भी एक पोल होगा। तो यहाँ पर ये ब्रांच बाईपास करेगी, ये भी ब्रांच बाईपास करेगी। तो C1 C2 C3 C4, ये C4 हो गई, ये माना कि C5 हो जाएगी, ये C6 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये प्राइमरी प्लेन था, अब ये प्राइमरी प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू S की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, जिनको हम क्या करेंगे QS में रखेंगे या G(HS) में रख कर हम GHS प्लॉट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा ठीक है, तो जो C1 होगा, C1 के अगेंस्ट क्या होगा, ठीक है। इस फर्स्ट जो होगा अगेंस्ट अलोंग C1 क्या होगा हमारा, C1 के अगेंस्ट अगर जो देखेंगे तो C1 कुछ इस तरीके से है C1, ठीक है। ये क्या है C1, तो S की वैल्यू होगी j⍵, ठीक है। और ओमेगा हमारा वेरी करेगा, ओमेगा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 टू इन्फिनिटी हमारा ओमेगा इस केस में वेरी करेगा, ठीक है। तो C1 के अगेंस्ट ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद हम C3 को यहीं पर देख लेते हैं। जो C3 है, C3 कुछ इस तरीके से और नेगेटिव में है, तो जो अलोंग C3 होगा, C3 में S की वैल्यू होगी माइनस का j⍵ होगा और ओमेगा जो वेरी करेगा वो इन्फिनिटी टू 0 हम लोग वेरी करेंगे। देखते हैं अभी कैसे कैसे आगे। फिर अगेंस्ट हम C2 के अगेंस्ट देखेंगे। अगेंस्ट जब C2 हम सॉल्व करेंगे तो अगेंस्ट C2 हमारा S की वैल्यू क्या होगी, r टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट हम यूज करेंगे और r(e⁻j थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि r(e⁻) ये माना कि थीटा एंगल बनना है, तो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो जो हमारा थीटा जाएगा ये +92 जा रहा है -90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92 -90 थीटा वेरी करेगा एस में। इसको हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब अलोंग C2 देखते हैं हम, C4 अलोंग C4 देखेंगे तो S की वैल्यू क्या होगी, S की वैल्यू होगी लिमिट r टेंस टू 0 r(e⁻j थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, थीटा जो होगा यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि ग्राफ का साइन जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है कुछ इस तरीके से, तो ये -90 टू 90 जा रहा था, यहाँ पर इस साइड से जा रहा था तो +90 टू -90 जा रहा था। तो यहाँ पर ये साइन भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अलोंग C4 हो गया, C4। अब C5 के अलोंग हम कैसे देखेंगे, जो C5 है वहाँ पर भी हमारा जो है C5 क्या है, यहाँ 1 पे है, ठीक है। तो सेंटर से कुछ ऊपर हो गया, तो C5 हम कैसे लिखेंगे, लिमिट S बराबर लिमिट r टेंस टू 0 r(e⁻j थीटा और प्लस का j⍵, ठीक है। यह J1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, J1 हो जाएगा, ठीक। ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पर थीटा जो होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी ये हो जाएगी -90 टू +90, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू होगी। इस तरीके से C6 जब कैलकुलेट करेंगे, S बराबर जो होगा लिमिट r टेंस टू 0 r, ये माइनस में होगा e⁻j थीटा, ठीक है, माइनस का j, ठीक। ये चीज हो जाएगी, ये यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है, C5 और C6 क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, तो इनका इफेक्ट जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा, इन दोनों का इफेक्ट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ C1 C2 C3 C4 को ही सॉल्व आउट करना है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे उनको हमें नहीं सॉल्व आउट करना है, ठीक है। इतनी सी बात होगी। यहाँ से हमने 2-3 चीज़ें सीखी। एक चीज़ तो ये थी कि हमारा जो भी पोल होंगे उनको हम बाईपास करेंगे, ठीक है, बाईपास करेंगे। वहां पर हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं तो कुछ हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हमारा GSHS होगा हमारे पास,
ठीक है। GSHS क्या दिया हुआ है, K/1 प्लस ST1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ST2, ठीक, कुछ हमारा ये दिया हुआ है। और डिटरमाइन द स्टेबिलिटी बाय यूजिंग द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक जे ओमेगा प्लेन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, ठीक है, हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे एक एस प्लेन बनाएंगे। एस प्लेन हमने बना लिया, ठीक है। एस प्लेन बनाने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, पोल और जीरोस की प्लॉटिंग करेंगे। तो ये एस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ठीक, एक पोल और दूसरा पोल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, -1/T1 हो जाएगा, -1/T2 हो जाएगा। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द T2 और T1, ठीक है। क्योंकि T1 और T2 की वैल्यू हमें नहीं है तो हमने केवल प्लॉट कर दिया है, जस्ट उनकी वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप होता है, ये है सिग्मा, ये है जे ओमेगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप है क्लोज कंटूर को अज्यूम करने का। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी रेडियस का एक क्लोज कंटूर हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्लोज कंटूर जे ओमेगा एक्सिस पर भी जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये होगा C1, ये होगा C2, ये होगा C3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेंस्ट अलोंग विद C1 हम देखते हैं क्या हैपेंड होगा। अलोंग C1 के अलोंग जब हम सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, S की वैल्यू जो हम लेंगे वो जे ओमेगा हो जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो 0 to इन्फिनिटी वेरी करेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम GSHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम पोलर को निकालते थे अलोंग C1, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, K/1 प्लस जे ओमेगा T1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस जे ओमेगा T2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम पोलर को सॉल्व आउट करते थे, सिंपली उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, m की वैल्यू जब निकालेंगे तो k एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद होगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 का स्क्वायर, ठीक। फिर अगर जब हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट आउट करते हैं, फाई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, फाई का एंगल जो कैलकुलेट करेंगे तो इसका k का 0 हो जाएगा, ये नीचे है तो माइनस का tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, तो ओमेगा T1/1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का tan इनवर्स, ठीक है, ओमेगा T2/1 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब जैसे हम पोलर में सॉल्व आउट करते थे, ओमेगा की वैल्यू, m की वैल्यू और फाई की वैल्यू, ओमेगा को 0 रखेंगे, फिर इन्फिनिटी रखेंगे, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब ओमेगा 0 करेंगे तो ये 0 दोनों पोर्शन 0 हो जाएंगे, m की वैल्यू k आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा बराबर 0 पे ये 0 दैट फाई विल बी 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करते हैं, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर समथिंग बटे इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस का 90, ये 90 हो जाएगा, ये 90 दोनों के हो जाएंगे, तो माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा, -90 180 बनाएगा। अब जाके अगर जो हम क्या करते हैं, हम GS प्लेन को बनाते हैं। तो GS प्लेन बनाने के लिए हमने क्या किया, एक इमेजिनरी एक्सिस एक रियल एक्सिस को अज्यूम किया, ठीक है। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 थी, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या था, k था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो ये वाला ग्राफ था इसके अगेंस्ट में कंटूर, इसके करस्पॉन्डेंस कंटूर हम एक GS प्लेन में कंटूर अज्यूम कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा GS प्लेन है, ठीक है। इस GS प्लेन में इसके करस्पॉन्डेंस कंटूर बना रहे हैं, तो C1 C2 C3 सबके अगेंस्ट हमारा क्या होगा, एक कंटूर बनेगा। तो अब जैसे हम पोलर में बनाते थे, सिमिलर हम यहाँ पर एक क्लोज कंटूर बनाने की कोशिश करेंगे। वो क्लोज कंटूर हमारा कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये k है, और k क्या है, एंगल है 0, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, k, यहाँ पर ओमेगा बराबर होगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ से उठेगा और धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से आके इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो बनाया है ये C1 के अगेंस्ट बनाया है, ठीक है। तो हमारा क्या है, C1 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगेन हम C3 को बनाएंगे, इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है।
तो जब हम C1 को सॉल्व आउट कर लिए हैं तो C2 को जो हम सॉल्व आउट करते हैं तो हम इसको रफ नहीं करते, इसी में हम C2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग C2। जब C2 होगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। जब ये हमारा माइनस का साइन लग जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारा सिमिलर रहेगा। अब फेस की बात आती है, जब फेस ये माइनस में है तो हमारा ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा रियल और नेगेटिव। तो क्या होगा, हमारा जो एंगल होगा उसमें माइनस लग जाएगा। तो ऑलरेडी एक माइनस क्या है अपान की वजह से, और एक माइनस अंदर से, ये माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में थे, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में थे, हम लोगों ने एंगल निकालने की बात है यहाँ पर। एंगल निकालना हम रूट लोकस के लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा, तो वहाँ जाके हमें, जिन लोगों को नहीं समझ आता हम वहाँ जाके देख सकते हैं। रूट लोकस के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एंगल क्या होगा, फाई क्या होगा, फाई सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, सब सारे कोऑर्डिनेट में देखा था। तो अभी ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स ओमेगा T1 और प्लस का tan इनवर्स ओमेगा T2, ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है, ओमेगा m और फाई, इनको हम वेरी करके देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये k आ जाएगी, जैसे कि पिछले केस में हमने देखा, इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, जब C3 को सॉल्व आउट करेंगे तो इन्फिनिटी 0 कर देंगे। अभी देखते हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड जब 0 के लिए हम सॉल्व आउट करेंगे, ये k हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 180 से चलेगा और मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, एंगल घट रहा है, तो मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ेगा और एंगल घटेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और एंगल हमारा घट रहा है, कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसका मिरर इमेज हो गया। तो C1 के अगेंस्ट जो हमारा बना था वो पोलर प्लॉट बना था और पोलर की ही मिरर इमेज हो गई। अभी हमने C2 के अगेंस्ट नहीं देखा है, हम हर जितनी भी हमारा इसमें क्लोज कंटूर बन रहा था उसकी जितनी भी ब्रांचेस होंगी, हर केस में हम अपने जो GSHS है उसकी मैपिंग करेंगे यहाँ पे। अभी हमने 2 पॉइंट की मैपिंग कर ली है, अब तीसरे की मैपिंग करके देखते हैं हमारा क्या होगा, ठीक है। तीसरा जब हम C3 के अगेंस्ट देखेंगे तो S बराबर हमारा क्या होगा, लिमिट S R टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, R e टू द पावर z थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 92 प्लस 90 सॉरी माइनस 90 तक जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो जब हम S निकालते हैं, S की वैल्यू उसमें पुटअप करेंगे GSHS एट C3, तो ये होगा K अपान, ठीक है, इसको लिखते हैं 1 प्लस R e टू द पावर z थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट भी R टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, लिमिट लगा लेना। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस, ठीक, R e टू द पावर z थीटा और T2, यहाँ पर T1 भी होगा, ठीक। अब देखो है क्या कि R टेंस टू इन्फिनिटी है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा GSHS क्या बनेगा कि ये लिमिट लगा देते हैं, लिमिट R टेंस टू इन्फिनिटी K अपान R e टू द पावर z थीटा T1, ठीक है, R e टू द पावर z थीटा T2, ठीक, कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसका अगर जो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो ये बचेगा K अपान R T1 फिर R T2 और लिमिट R टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इन्फिनिटी नीचे रखेंगे R की जगह पे, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। M की वैल्यू 0 है ऑलवेज, चाहे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी हो। फाई हम जब कैलकुलेट करते हैं तो फाई आएगा माइनस का थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 थीटा, और थीटा हमारा 92 -90 वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब जब हम इस पर पुटअप करेंगे तो -180 टू 180, मतलब एंगल भी वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये एक तरीके से हमारा क्या बन रहा है, दिस इज पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे क्यों है ये माइनस का 180, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 ही रहा, कभी बढ़ा ही नहीं। तो ओरिजिन पे 0,0 पे ही इसका एक ये वाला जो हम
इससे बना रहे हैं, ये वाला मैग्नीट्यूड पे पॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, जो हमारा क्लोज कंटूर था उसकी हेल्प से हमने क्या किया, इस क्लोज कंटूर को मैप कर दिया, यही मैपिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें P की वैल्यू क्या थी। P की वैल्यू हम वहां से निकालेंगे, तो P यहाँ से P की वैल्यू क्या होगी, P बराबर है 0। तो n हम कहाँ से निकालेंगे, n इंसर्कलमेंट निकालेंगे -1,0 से। तो -1,0 को ये पॉइंट क्या इंसर्कल कर रहा है, नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से हमारा n बराबर 0 है, तो P बराबर n है। इट मीन्स क्या है, हमारा ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, दिस इज। ठीक है, तो अभी हम स्टेबिलिटी की कमेंट्स हम यहाँ से भी कर सकते थे। सपोज दैट इसका मिरर इमेज नहीं लेते और इसी की हेल्प से देखते, तो हमारे राइट साइड में -1,0 नई पॉइंट है, इट मीन्स ये सिस्टम स्टेबल है। ठीक, राइट साइड में -1,0 नहीं आना चाहिए, सिस्टम स्टेबल। लेकिन स्टेबिलिटी कितने अगर जो अनस्टेबिलिटी आती तो कितने नंबर ऑफ पोल हमारे अनस्टेबिलिटी को कॉज कर रहे थे, वो चीज़ हम यहाँ से रूट लोकस से से पोलर प्लॉट से नहीं निकाल सकते थे, बट नाइक्विस्ट से निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चंस हम नाइक्विस्ट प्लॉट के देखेंगे, उसके आगे फिर हम क्या करेंगे, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन देखेंगे। उसके बाद हमने पोलर प्लॉट देख लिया, हमने नाइक्विस्ट प्लॉट देख लिया, उसके बाद हम बोडे देखेंगे। ठीक है, बोडे प्लॉट देखेंगे, और कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस नाइक्विस्ट के देखेंगे, जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। उसके बाद हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। देन हम बोडे प्लॉट देखेंगे। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस खत्म हो जाता है, हम कंपनसेटर देखेंगे। उसके बाद हमारा स्टेट स्पेस चलेगा। इसके बाद हमारा कंट्रोल सिस्टम्स के न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो है हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ेंगे। हम स्पेक पाठशाला पे सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट से 1 by 1। तो अभी हमने कंट्रोल सिस्टम देखा, हमारी रिवीजन क्लास भी होगी, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो गेट और आईएएस या अदर पीएसयूज में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम पे एक ह्यूज कमांड हो जाएगा। हमने अभी सिंपल थ्योरी देखी, और थ्योरी के साथ में हर तरीके की जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जो क्रिटिकल एंगल्स थे उसमें, वो सारे हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।